नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के उस पार्ट पे चर्चा करेंगे कि जो पूरे भारतीय संविधान को समझने, विचार करने और समस्याओं का हल करने का काम करता है। जिस तरह से लॉक में की काम करता है, उसी तरह से यह पार्ट की का काम करता है। आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन कुछ ऐसे बाद आए सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसे संविधान का भाग कहने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने इसे आत्मा कहा, कुछ लोगों ने इसे अट्टालिका कहा, कुछ लोगों ने इसे जन्मपत्री कहा, कुछ लोगों ने इसे परिचय पत्र के नाम से भी संबोधन किया है। उस पे चर्चा करेंगे। यह है विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस सी पटेल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रस्तावना या भारत का उद्देशिका या प्रियम्बल कितना महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करना लाजमी लगता था। तो मैंने आपके सामने आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना रखना चाह रहा हूं और आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। भारतीय संविधान की जितने भी क्लासेस इस सीरीज में चलेंगी वह फाउंडेशन बैच के नाम से होंगी और सभी क्लासेस फाउंडेशन बैच के आप लोगों को निःशुल्क प्राप्त होगा। किसी भी तरह का कोई शुल्क दे नहीं होगा। विधिक आज़ादी आपके उज्जवल भविष्य को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि अपने छात्रों को कहीं न कहीं इस तरह की सुविधाएं दिया जाए, ताकि सिविल एस्पिरेंट हों या जुडिशरी के एस्पिरेंट हों या किसी अन्य परीक्षा के जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आती है, उसे आसानी से हल कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने प्रस्तावना पूरी पढ़ देता हूं और आपको उसके एक एक महत्वपूर्ण पार्ट का डिस्क्राइब करते हुए आपके सामने ले आऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक मित्रों एक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आपके मन में आ रहा होगा कि बीच का पार्ट सर ने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है मित्रों, बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे यह शब्द लिखा है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। आपके मन में आता होगा कि सर ने फिर छोड़ दिया। नहीं मित्रों, यहाँ पे फिर ब्रैकेट में है, कोष्टक में लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता लिखा हुआ है स्पष्ट, आप देखिएगा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जनता का विचार और संविधान की रूपरेखा रखा था। कतिपय कारणों से वहाँ पे इसे स्वीकार करना थोड़ा सा असहज लगा लोगों को। पुनः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और 26 नवंबर 1949 को इसे पूरी तरह से संविधान में समाहित कर दिया गया और आगे की कहानी 26 जनवरी 1950 से आपने इसे पूरी तरह से धारण कर लिया। मित्रों, 26 नवंबर 1949 को इसे हम लोग एडाप्ट किए थे, अंगीकृत किए थे, अधिनियमित किए थे और आत्मार्पित किए थे। यह बातें यहाँ कही गई हैं। तो मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान किसका है? ये जनता का है। उसका मालिक कौन है? जनता है। बाकी नेतागण लोग क्या हैं?
वह सब सेवक हैं। इसीलिए मित्रों देखेंगे हर नेता यही कहता है हम जनता के सेवक हैं। अधिकारी क्या कहते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक का मतलब लोग, सर्वेंट का मतलब नौकर। इसीलिए ध्यान रखें आप मालिक हैं, न कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। वह आपके सर्वेंट हैं, आपके आदेशों का पालन करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। क्योंकि जब मालिक के पास समय नहीं होता तो वह अपने आदमी को किसी काम में लगाता है। तो मित्रों आप देखेंगे पहला लाइन मिलती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये क्या है मित्रों, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में प्रियम्बल जिसे आप लोग कहते हैं, हम भारत के लोग, जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत को एक, भारत को एक का मतलब क्या, भारत को एक संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न, ये संपूर्ण प्रभु संपन्न मतलब पूरी तरह से हम आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, संपन्न हैं। किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमें यूएनओ भी बाध्य नहीं कर सकता, किसी भी तरह की संस्था हमें बाध्य नहीं कर सकती। कब से, जब से यह संविधान लागू हुआ तब से, जब हम आज़ाद हो गए 1947 में, तभी से हमारे सभी के मन में इस तरह की भावना आई और आज भी इस तरह की भावना हम लोगों में दिखाई पड़ती है। आगे मित्रों क्या लिखा हुआ है, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष। ये ध्यान देंगे दोस्तों, पंथ निरपेक्ष। ये दो शब्द, यहाँ पे दो शब्द, पैरा 2 में दो शब्द और पैरा 6 में एक शब्द अखंडता। पूरे प्रस्तावना में मित्रों इसके साथ प्लस ले लें, अखंडता, अखंडता। यहीं पे मैं बता देता हूं, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में यह जोड़ा गया था। यह 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह शब्द जोड़ा गया था। अब एक एक करके समझिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। समाजवादी का मतलब जो भी चीजें होंगी सबका नियंत्रण सरकार और प्राइवेट दोनों का होगा। आज आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट परिवहन गाड़ियों का और सरकारी की व्यवस्था सरकार की तरफ से, मतलब दोनों तरह की व्यवस्था है, सरकारी और प्राइवेट। इसे कहते हैं समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब दोस्तों किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, न तो किसी एक को इग्नोर करेगी, अवहेलना करेगी, सभी को एक समान रखेगी। भारत में किसी के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करेगी। यही है पंथ निरपेक्ष, जिसे आप लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों लिखा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक, यहाँ पे जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा होता है, उसका चुनाव होता है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। लोकतंत्र। यहाँ फिर आगे लिखा है गणतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गण का मतलब यहाँ पे गणराज्य कर दें तो हो जाएगा। गणराज्य का मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कोई भी व्यक्ति अब अपने आने वाली पीढ़ियों को अपना पद देकर नहीं जा सकता। यहाँ ये ध्यान रखेंगे। यहाँ गणतंत्र का मतलब परीक्षा में पूछेगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यह 3 शब्द देखें तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे तो दिखाई पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको 3 तरह का न्याय मिलता है। कितने तरह का? 3 तरह का न्याय मिलता है। क्या है न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मित्रों राजनीतिक, ये 3 तरह का न्याय है आपको।
जस्टिस 3 तरह का मिलता है। समाज में सभी लोग एक समान होंगे, जो भी कानून होगा सभी के लिए समान होगा, कोई भी कानून छोटा बड़ा अमीर गरीब के लिए अलग नहीं होगा। आर्थिक का मतलब जो भी संसाधन होंगे सबके लिए होंगे, एक समान वितरण होगा। लेकिन आप देखेंगे जो व्यक्ति अपने कर्मों से आगे बढ़ जाता है उसे सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है, जो कम है उसे कम टैक्स लेती है। इसीलिए नए स्लैब में देखेंगे 12 लाख रुपए अगर वार्षिक आपकी आय है तो कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख 1 रुपये अगर आय है तो आपका 4 लाख छोड़ करके वहाँ से टैक्स कैलकुलेट होगा और 30+ % आपको टैक्स देना होगा। जिनकी आय ज़्यादा बढ़ जाती है 5, 10, 15 ऐसे करके बढ़ती जाती है। राजनीतिक का मतलब कोई भी छोटा आदमी चाहे जो भी हो वह भी कोई भी पद पा सकता है, ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक जा सकता है। वह अपने राजनीति के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह 3 तरह की आपकी न्याय की व्यवस्था की गई है। 5 तरह की आपकी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है मित्रों। स्वतंत्रता 5 तरह की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यह देखिए, आप अपना विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी चीज पे विश्वास कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं और उसकी उपासना पूजा पाठ कर सकते हैं। मित्रों यह आपका अधिकार है। यह 5 तरह की आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, यह 5 तरह की स्वतंत्रता है। और न्याय, कलम को न्याय देने के लिए कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है तो 3 अंगुली से ही कलम पकड़ी जाती है। तो मतलब न्याय में आपको 3 है और आपके हाथ में 5 अंगुलियां हैं, तो आपके पास स्वतंत्रता है। कभी भी अंगुलियां आपस में झगड़ा नहीं करती हैं, ये ध्यान देंगे मित्रों। यहाँ पे स्पष्ट है। और आपकी समता या समानता, समता या समानता, समानता आपके पास 2 तरह की है। क्या? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी की प्रतिष्ठा, आदमी की गरिमा जो है कहा जाए, जो उसकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वह भी है, उसमें समान देखा जाएगा और अवसर सबको समान दिया जाएगा। कुछ चीज़ों को अपवाद छोड़ दीजिए। कभी कभी समाज में इक्वलिटी लाने के लिए नीचों को कुछ सुविधाएं दे करके सरकार वहाँ पे मतलब जनता वहाँ अवसर देती है और वह काम करना पड़ता है। मित्रों ये ध्यान देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने तरह का है, तो 3, स्वतंत्रता कितने तरह की है, तो 5, और समता या समानता तो 2। यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता मतलब एकता, मतलब एकता बनी रहे, अखंडता मतलब खंड खंड न हो, जिसे जोड़ा गया 42वां मैंने बताया। सबसे महत्वपूर्ण इस प्रस्तावना में है मित्रों बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। अगर भाईचारा बनी रहे तो सारा चीजें संभव है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ भाईचारा का मतलब यहाँ ये हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता तो बहुत महत्वपूर्ण बात करती है। इसीलिए रसिया की तरह से भारत खंड खंड नहीं हो सकता। सभी 28+8 राज्य एक साथ रहेंगे और इसमें कोई अखंडता की बात नहीं आएगी, एकता बनी रहेगी। और हम लोग दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में कब लागू किया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा इस पूरे प्रस्तावना के कि भारतीय संविधान का मालिक कौन है, कहाँ लिखा है? तो हम भारत के लोक प्रस्तावना में। और पूछा जाएगा कि कौन शब्द पहली बार जोड़े गए, अंतिम बार तो कह सकते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोक, पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कितना तरह की मतलब यहाँ न्याय है? 3। कितनी तरह की स्वतंत्रता है? 5। कितनी तरह की समता है? 2। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से निकल करके आती है। तो मित्रों इन बातों को ध्यान अगर रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान किस तरह से गीता और बुद्ध को समाहित करती है। यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से यह बुद्ध के विचार को उठा करके बाबा साहब ने कहीं न कहीं पिरोने का काम किया, जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके। इसी तरह से आपको भी करना है और आगे बढ़ना है। मित्रों हम लोग वीडियो लंबा न हो इसे यहीं रोकना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को धन्यवाद देना तो विधिक आज़ादी का काम ही है।
क्योंकि आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए विधिक आज़ादी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।